नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल टॉपिक के अंतर्गत समताप रेखा और जो हमने बताया था जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, समताप रेखा, पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि हम समताप रेखा के बारे में और जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि पवन है, ये सब पवन, वायुदाब, ये सब जो होते हैं परिवर्तन होते हैं, जो वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, समताप रेखा, इसकी परिभाषा कि वह कल्पित रेखा है। यह एक कल्पित रेखा, दोस्तों याद रखिए, काल्पनिक रेखा है, कोई रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है, जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखा। नाम ही है समताप, समान ताप। तो वह काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है समताप रेखा कहलाती है। अब देखिए, समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के नियम के निम्न लक्षण हैं। जो समताप रेखा है और तापमान का जो वितरण है कि तापमान कैसे वितरित होता है, उसके नियम के कौन कौन से लक्षण हैं। तो देखिए, पहला लक्षण कि समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों के कैसे खींची जाती हैं? लगभग समानांतर। कहाँ? पूर्व पश्चिम दिशा में। अब देखिए, जल और स्थान पर, सॉरी वो स्थल लिखा हुआ है, जल और स्थल पर तापमान भिन्न होती हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। जी दोस्तों, होता क्या? देखिए, जल और जो स्थल होता है दोनों पर तापमान भिन्न भिन्न होता है। जल अगर ठंडा है तो जमीन क्या होगी? जो थल है वो गर्म होगी। तो जो तटों पर, तट कहाँ होते हैं? जल से सटा हुआ या लगा हुआ जमीन का सतह है, जमीन का भाग, वो तट है। तो तटों पर क्या होती है? जो समताप रेखा होती है वो क्या हो जाती है? अकस्मात मुड़ जाती हैं, एकदम झटके से मुड़ जाती हैं। होता क्या है दोस्तों, एकदम मान लीजिए अगर जो रेखाएं हैं, जो किरणें हैं, या जो मान लीजिए जो भी हवा है, जो भी पवनें हैं, वो जल से स्थल की ओर जा रही हैं, तो जब उनका एकदम से टेम्परेचर बदला, जल में टेम्परेचर कुछ और था, ज़मीन में टेम्परेचर कुछ और है, तो एकदम से जैसे टेम्परेचर बदला, जहाँ वो दूसरे टेम्परेचर की ओर हुई, तो उनमें एकदम से अकस्मात परिवर्तन हो गया। वो किसी और मुड़ गई, या तो ऊपर की ओर उठ गई, या तो राइट में या लेफ्ट की ओर मुड़ गई। इस तरह अकस्मात मुड़ जाती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। जी दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध के पीछे दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग बहुत ज़्यादा है, 81% है, हम ये पढ़ चुके थे। और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। जो तापमान संबंधी जो विषमताएं हैं वो क्या होती हैं? वहाँ पर कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है, वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है, इसलिए वहाँ पर जो तापमान संबंधी विषमताएं वो कम पाई जाती हैं। विपरीत, व्युत्क्रमानुपाती, अगर जल भाग अधिक है तो जो विषमताएं हैं वो कम होंगी, अगर जल भाग कम है तो जो विषमताएं हैं तापमान संबंधी वो क्या हो जाएंगी? अधिक हो जाएंगी। तो दक्षिण गोलार्ध में जल भाग अधिक है, इसलिए वहाँ पर जो तापमान संबंधी विषमताएं वो कम पाई जाती हैं। और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है, तो वहाँ पर जो तापमान संबंधी विषमताएं वो क्या है? अधिक पाई जाती हैं। ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में जल भाग अधिक है। अब देखिए, अब आते हैं तापांतर। जी दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन थे तापांतर, हम उनके बारे में जानते हैं। तापांतर, ताप में अंतर। देखिए, इसकी परिभाषा, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को, जी दोस्तों वही है तापमान के अंतर को, तो जो सबसे अधिक होता है अधिकतम और जो सबसे कम होता है न्यूनतम, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। अब देखिए, यह दो प्रकार का होता है। तापांतर कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक दैनिक तापांतर और दूसरा वार्षिक तापांतर। दोनों में फ़र्क क्या है? दैनिक से आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि दैनिक जो दिन और रात में होते हैं, दिन में जो तापमान होता है, रात में जो तापमान होता है, उनके अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। वार्षिक तापांतर जो वर्ष में तापांतर होता है, वार्षिक जो एक वर्ष में तापमान में अंतर होता है, जो औसत अंतर होता है, उसको क्या कहते हैं? वार्षिक तापांतर। इनके बारे में थोड़ी अच्छे से जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, दैनिक तापांतर, किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहती है। जी दोस्तों, वही अभी हम बताएं कि किसी स्थान पर किसी एक दिन की, जो एक दिन है, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहेंगे। ताप में आए इस अंतर को ताप परिशत कहते हैं। जी दोस्तों, ताप में आए ये जो अंतर होता है, जो तापांतर का जो अंतर होता है, जो तापमान में ये अंतर आता है, उसको क्या कहते हैं? ताप परिसर कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, दैनिक तापांतर किसे कहते हैं? जो दिन में
अधिकतम और जो न्यूनतम तापमान होता है उसके अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वार्षिक तापांतर, कि जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। जी दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी बात है कि गर्मी में तापमान अधिक होता है, ठंडी में तापमान कम होता है, तो यह उनमें अंतर होता है। अतः अब परिभाषा इसकी देखते हैं। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म एवं सबसे ठंडे महीने के जो सबसे गर्म होता है और जब सबसे ठंडा महीना होता है कि मध्यमान तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? वार्षिक तापांतर कहते हैं। जहाँ सबसे अधिक किसी स्थान पर जो सबसे अधिक गर्म महीना होगा, फिर किसी स्थान पर सबसे ठंडा महीना होगा, उनके तापमान के जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? वार्षिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्या है कि विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ है? साइबेरिया में स्थित है। साइबेरिया में कहाँ? बरखोयास्क नामक स्थान का है। जो विश्व में सबसे अधिक तापांतर है, वार्षिक तापांतर कितना है? 65.5 डिग्री सेल्सियस। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कहाँ है? साइबेरिया में स्थित बरखोयास्क नामक स्थान पर है। ठीक है, किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए तापीय विसंगति किसे कहते हैं? तो किसी भी स्थान विशेष के जो वहाँ का स्थान होता है औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम, मतलब वहाँ का जो तापमान है उस जो वहाँ स्थान का जो औसत तापक्रम है उसका, और जो उसके अक्षांश का औसत तापक्रम है उस स्थान का औसत तापक्रम और उसके जो अक्षांश होता है उसके औसत तापक्रम के अंतर को क्या कहते हैं? तापीय विसंगति कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियाँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक अगला टॉपिक है। तो वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियाँ, हम अभी वायुमंडलीय दाब के बारे में जानेंगे। पवन और जो वायु राशियाँ जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आती है वायुमंडलीय दाब। तो देखिए वायु दाब क्या है? सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर, वही है 76 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो 76 सेंटीमीटर बराबर 760 मिलीमीटर, वही लिखा हुआ है, ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। दोस्तों देखिए मैं समझाता हूँ क्या होता है इसको अपनी भाषा में, कि जो सामान्य दशाओं में, नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब, समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। क्या होता है? जो सामान्य दशा होती, नॉर्मल कंडीशन होती, तो वहाँ पर जो समुद्र तल होता है, नॉर्मल कंडीशन में समुद्र तल पर जो पारे का दाब होता है वो कितना हो जाता है? 76 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, यह जो 76 सेंटीमीटर जो उसका दाब पड़ता है उसको क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। किसके द्वारा पड़ता है? पारे द्वारा। कहाँ पर? समुद्र तल पर। अब देखिए वायु दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। वायु दाब किससे नापा जाता है? तो वायु दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। वायु दाब कहलाता क्या दोस्तों? वायु द्वारा लगने वाला दाब वायु दाब है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए, मौसम के पूर्वानुमान इसका संधि विच्छेद करें, पूर्वानुमान का पूर्वधन अनुमान, पहले से अनुमान, मौसम का पूर्वानुमान, या आप कह सकते हैं मौसम की भविष्यवाणी। जैसे आपके जो मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर, उसमें सिस्टम पहले से दे दिया। अब तो नए मोबाइलों में पहले से दे देता है कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन धूप करेगी, इस दिन सिर्फ बादल होंगे। ये सब क्या होता है? जो मौसम है उसका पूर्वानुमान, या वो उसी को क्या कहते हैं? मौसम की भविष्यवाणी। ये सब इन्हीं के द्वारा होता है। तो वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। किसको? वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब कितना है उसके अनुसार जो मौसम की जो जानकारी ली जाती है कि अगला दिन कैसा होगा, अगला महीना कैसा होगा, वायुमंडलीय दाब उसके लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं आधार, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए वायुमंडलीय दाब की इकाई, जी है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो क्या है? बार, BAR, बार। ठीक है, अब देखिए एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार बराबर 210⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या उसी को एक बार बराबर 10,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप ऐसे याद कीजिए इसको कि एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है?
बार। अब देखिए, अब आते हैं समदाब रेखा। किस पर आते हैं? समदाब रेखा वायुदाब के अंतर्गत ही टॉपिक है। तो देखिए, वह कल्पित रेखा, जी हाँ दोस्तों, ये सब कल्पित रेखा ही होती हैं, काल्पनिक होती हैं। रियल में ऐसी कोई रेखा खींची नहीं जाती हैं या खींची हुई होती हैं। ये सिर्फ गणना के लिए वैज्ञानिक लोग अपनी गणना, अपने जो उनको काउंटिंग करनी होती है, जो उनको डिग्री निकालनी होती है, उसके लिए ये कल्पना की दृष्टि से इसको खींचते हैं सैटेलाइटों की मदद से। तो वह काल्पनिक या कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, समदाब रेखा कहलाती है। किसे कहते हैं समदाब रेखा? तो वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। जो समुद्र तल द्वारा जो घटाया हुआ जो वायुदाब होता है, उस वायुदाब को एक समान करती है, उसको क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि वायुदाब को मानचित्र पर किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुदाब को मानचित्र पर किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो समदाब रेखा। या फिर समदाब रेखा द्वारा मानचित्र पर किसे दर्शाया जाता है, तो वायुदाब को। ठीक है, दोनों पॉइंट बन सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब की घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दाब प्रवणता किसे कहते हैं? तो दूरी की प्रति इकाई मतलब एक इकाई यानी 1 मीटर। दूरी कितनी होती है? 1000 मीटर। जो उसकी गणना की जाती है वो 1000 मीटर। तो प्रति इकाई कितनी होगी? 1 मीटर। यानी 1 मीटर पर जो दाब की घटने की दर होती है, उसको क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मीटर पर जो दाब है, दाब की घटने की जो दर होती है, उसको क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। कि 1 मीटर पर प्रति 1 मीटर पर दाब कितना घटता है, उसको दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है। अब आती है वायुदाब कटिबंध। जी दोस्तों, कटिबंध एक अलग था जिसको हम पढ़ चुके थे, यह वायुदाब कटिबंध। ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। जो पृथ्वी का धरातल है उस पर 4 वायुदाब कटिबंध है। इनके बारे में थोड़ी हम जानते हैं कौन कौन। पहला देखिए, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। दूसरा, उपोष्ण उच्च वायुदाब। तीसरा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। और चौथा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। देखिए ध्यान से नाम याद रखिएगा। वायुदाब कटिबंध को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ठीक है। सबसे पहले विषुवत रेखा मध्य से, फिर हल्का उसके दोनों ओर गए तो उपोष्ण उच्च वायुदाब, फिर और उसके आगे गए तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, फिर उसके और आगे गए ध्रुवों की ओर तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ठीक है। अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं थोड़ी अच्छे से कि ये क्या है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, तो देखिए, यह पेटी भूमध्य रेखा से, ये दोस्तों वही है भूमध्य रेखा, 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यह जो पेटी है वो कहाँ स्थित है? यह जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब है कहाँ स्थित है? तो 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। 10 डिग्री उत्तर में जाइए उत्तरी अक्षांश में, और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाइए, उन दोनों के बीच यह पेटी स्थित है। यहाँ साल भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी, जिसके कारण तापमान हमेशा कैसा रहता है? ऊंचा रहता है। यहाँ धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं। जी दोस्तों, याद रखिएगा, जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब होता है, यहाँ क्षैतिज पवनें, जो धरातल की जो क्षैतिज पवनें होती हैं वह नहीं चलती हैं, बल्कि होता क्या है, चूँकि तापमान उच्च रहता है, इसलिए वो जो हवा होती हैं, जो पवनें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कटिबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, पवनें हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं, क्योंकि तापमान उच्च रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शांत कटिबंध या डोलड्रम कटिबंध कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब में। तो देखिए, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ? उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से, कर्क और यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखाओं से 35 अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में 35 अंश अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 35 अंश अक्षांश तक क्या पाई जाती हैं? पेटियाँ पाई जाती। कौन? उच्च दाब की पेटियाँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। कर्क और मकर रेखाओं से, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा से, कर्क रेखा से 35 अंश अक्षांश और मकर रेखा से 35 अंश अक्षांश तक क्या पाई जाती हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। और ये दोनों कहाँ हैं? तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। इनके बारे में तो हम बता चुके हैं। अब देखिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। अब आते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब में। तो देखिए,
45 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः कोण बढ़ता जाएगा। पहले 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 35 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, फिर 35 डिग्री, अब 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच, यानी उत्तरी में आर्कटिक और दक्षिणी में अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं। कम वायु भार की, कम वायु वजन की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवी निम्न दाब पेटियां कहते हैं। कौन? 45 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवी निम्न दाब पेटियां कहती हैं। अब देखिए, अब आते हैं ध्रुवी उच्च वायुदाब। ध्रुवी उच्च वायुदाब, तो देखिए जो कि लास्ट है, 80 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से 80 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यानी दोस्तों हमने बताया था कोण 90 अंश के बीच में बनता है, 0 और 90 अंश के बीच में। तो कहाँ से? 80 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक, मतलब 80 अंश अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक और 80 अंश दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव तक क्या पाई जाती हैं? उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी अच्छे से जान लीजिएगा, इनके बारे में ध्यान से आप पढ़िएगा। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हैं, ये सब लूसेंट जीके के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।